खुदा के लिए इसे सपोर्ट करो। ये खिलाड़ी है, इसे रन्स नहीं होते, बेचारा जल्दी आउट हो जाता है, सीख नहीं पा रहा, इसे सपोर्ट करो। अगर आपने किसी खिलाड़ी को सपोर्ट करना हो, इस अंदाज में करेंगे या फिर इस अंदाज में, ये उसके रन्स हैं, हर दूसरे मैच में उसके बड़े स्कोर हैं, उसकी एवरेज देखें, उसकी विनिंग स्ट्राइक रेट देखें, उसकी बैटिंग देखें, आप कैसे ड्रॉप कर सकते हैं। या फिर इस अंदाज में आप किसी खिलाड़ी की सपोर्ट करना चाहेंगे। फैसला आपके हाथ में है। भिखारी बनकर या फिर दीदा दलेरी के साथ अपनी कारकर्दगी के बलबूते पर सीना तान के बोलेंगे कि इस खिलाड़ी का हक बनता है। अब हमारे यहाँ बदकिस्मती से ये ऐसा ही कुछ हो रहा है। कुछ प्लेयर्स, उनके बारे में गो के हमारे ही प्लेयर्स हैं, हम भी उनकी सपोर्ट करना चाह रहे हैं, लेकिन मेरिट के ऊपर हम दूसरों के ऊपर तो उंगलियां उठाते हैं कि मेरिट पर ये नहीं है, मेरिट पर ये नहीं है। जब हम खुद किसी की सपोर्ट बगैर किसी मेरिट के कर रहे हैं तो फिर हमें कोई हक नहीं पहुंचता कि हम किसी के ऊपर तनकीद करें। मैं इस हवाले से कुछ चीज़ें रखने जा रहा हूं कि कुछ लोग ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान की ऐसी यंग टीम को ज़रूरत है कि इसे सपोर्ट किया जाए। यार, कितने यंग आप एक साथ लाएंगे, कितने गैर मुस्तकिल मिजाज बैट्समैन एक साथ खिलाएंगे। एक से दो अगर ऐसे प्लेयर्स हों वो भी बोझ बन जाते हैं, लेकिन अगर आपका पूरा टॉप ऑर्डर भी इसी तरह परफॉर्म कर रहा हो तो फिर कैसे टीम चल सकती है। अगर हम अगले T20 वर्ल्ड कप की बात करते हैं, कल को हम रैंकिंग की बुनियाद पर क्वालिफाई ही ना कर सकें तो फिर ये कहाँ से सपोर्ट चाहिए होगी। और जो कहते हैं कि खिलाड़ी ऐसे नहीं बनते, मौके देकर बनते हैं, मुझे कोई ऐसी मिसाल दिखाएं। खिलाड़ी जो मौके पाता है कुछ ना कुछ परफॉर्मेंस देता है। एक भी ऐसा खिलाड़ी नहीं है जो मुसलसल फ्लॉप हो रहा हो और उसे मुसलसल खिलाया जा रहा हो। यहाँ पर सारे के सारे मुसलसल फ्लॉप हो रहे हैं और इस नाम पर उनसे भीख मांगी जा रही है सपोर्ट की कि आप इन्हें सपोर्ट करें। ये खिलाड़ी ऐसे नहीं बनते, सालों लगते हैं। मैं इसकी मिसाल भी आपके सामने रखने जा रहा हूँ। यहाँ पर मैं सिर्फ एक खिलाड़ी की मिसाल रखता हूँ, मोहम्मद हारिस की, जिन्हें मोहम्मद रिजवान से रिप्लेस किया गया है। माजी में मोहम्मद रिजवान की कारकर्दगी कैसी थी जब उन्हें सरफराज अहमद के साथ रिप्लेस करने की बातें हो रही थी, बल्कि मोहम्मद रिजवान को तो कोई सपोर्ट ही नहीं कर रहा था। हम सब सरफराज अहमद के हक में थे क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस हालांकि बुरी थी, लेकिन मोहम्मद रिजवान परफॉर्म करने के बावजूद भी बाहर थे। वर्ल्ड कप 2019 से पहले पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान UAE में 5 वनडे मैचेस की सीरीज़ खेली जाती है। उसके 3 मैचेस में 2 सेंचुरियाँ कर डालते हैं मोहम्मद रिजवान, लेकिन अगली सीरीज से वो ड्रॉप होते हैं। फिर वर्ल्ड कप भी उन्हें नहीं खिलाया जाता, लेकिन इसके बावजूद सब सरफराज की सपोर्ट कर रहे होते हैं क्योंकि वो एज ए कैप्टन है। इतनी बड़ी परफॉर्मेंस देने के बावजूद, लेकिन यहाँ पर क्या है, एक खिलाड़ी मुसलसल फेल है लेकिन सपोर्ट उसकी करनी है। अब मैं यहाँ पर मिसाल दे रहा हूँ, वैसे तो काफ़ी मिसालें हैं, मैं यहाँ पर मैंने जैसा कि कहा कि सिर्फ इन प्लेयर्स की बात करता हूँ, वरना आप बाबर आजम को उठा के देख लें, विराट कोहली को उठा के देख लें, सूर्या कुमार, रोहित शर्मा, या एशिया से बाहर निकलें बाकी प्लेयर्स की देख लें, उनकी परफॉर्मेंस आती रहती है। ऐसा नहीं कि वो 3 साल टीम में आने के बाद, डेब्यू करने के 3 साल बाद भी उम्मीद कर रहा हो काश मुझे सपोर्ट मिल जाए, काश मुझ में टेम्परामेंट आ जाए। तो ये चीज़ें मेरे ख्याल में, ये जो इंटरनेशनल क्रिकेट है जिसमें मुल्क की नुमाइंदगी करनी होती है, यहाँ पर खिलाड़ी तैयार होकर आता है, यहाँ पर परफॉर्म करने का वक्त होता है। ये एकेडमी नहीं है, ये एकेडमी के काम नहीं है कि यहाँ आकर सीख रहा है बच्चा हमारा। तो ये बात सबसे पहले अहम है और जहन में रखनी चाहिए। अच्छा, अब मैं यहाँ बात करता हूँ कि मोहम्मद हारिस की कारकर्दगी क्या रही और मोहम्मद रिजवान की। मोहम्मद रिजवान की अगर बात करें तो तीनों फार्मेट की बात कर लेते हैं। टेस्ट फार्मेट में मोहम्मद रिजवान का डेब्यू होता है न्यूजीलैंड की कंडीशंस में। हैमिल्टन में पहला टेस्ट मैच खेलते हैं और कैरियर की पहली इनिंग्स में पहली ही गेंद पर आउट होते हैं। अगली इनिंग्स में 13 रन्स करते हैं, नॉट आउट रहते हैं, और उसके बाद मोहम्मद रिजवान को ड्रॉप किया जाता है। फिर 2019 में मोहम्मद रिजवान का कमबैक होता है, यानी कि 3 साल के बाद। कहाँ पर? दौरा ऑस्ट्रेलिया में। कौन सी पिच पर? ब्रिस्बेन की पिच पर। यानी कि डेब्यू हुआ न्यूजीलैंड की कंडीशंस में, कमबैक हुआ ऑस्ट्रेलिया की कंडीशन में, लेकिन उसने यहाँ ये नहीं कहा मुश्किल कंडीशन थी, गेंद तेज़ आ रहा था, बाउंस बहुत था, ये नहीं कहा। पहली इनिंग्स में 37 रन किए ऑस्ट्रेलियाई बॉलर्स के खिलाफ, अगली इनिंग्स में 95 रन किए। फिर उसके बाद अगला मैच था एडिलेड में, उसकी दूसरी इनिंग्स में 45 रन किए। उसके बाद अगली
जो अगला जो टेस्ट मैच था उसकी दोनों इनिंग्स में, जो कि दौरा इंग्लैंड था साउथहैम्पटन में, दोनों इनिंग्स में 50 की। पहली इनिंग्स में 72, अगली में 53। फिर इन दो इनिंग्स समेत लगातार 5 इनिंग्स में 50 प्लस इनिंग्स खेली। और ये इनिंग्स कहाँ थी? या तो न्यूजीलैंड में थी, क्योंकि उसके बाद न्यूजीलैंड पाकिस्तान गई दिसंबर 2020 में, माउंट मोंगानाई में 71, फिर 60, फिर क्राइस्ट चर्च टेस्ट मैच की पहली इनिंग्स में 61 रन किए। लगातार 5 इनिंग्स कहाँ खेली? ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड में ये इनिंग्स खेली। उन्होंने नहीं कहा कि यहाँ पर कंडीशंस मुख्तलिफ हैं। उसके बाद सिर्फ 3 इनिंग्स के बाद साउथ अफ्रीका के खिलाफ सेंचुरी बना डाली अपने कैरियर की पहली। ये तो है उनका टेस्ट फॉर्मेट का आगाज़, जब उसकी टीम में जगह पक्की नहीं होती थी। उसके बाद वनडे फॉर्मेट, पहला मैच बांग्लादेश के खिलाफ खेला, जहाँ डेब्यू किया 2015 में मीरपुर की इस पिच पर, जहाँ पर रन्स करना बहुत मुश्किल होता है। मोहम्मद रिजवान ने यहाँ पर 67 रन्स किए। फिर अगले 2 मैचेस में नाकाम हुए, 13 और 4 रन्स, लेकिन उसके बाद 20 नॉट आउट, फिर 52। और ये मैचेस कहाँ थे? श्रीलंका में, श्रीलंका की सरजमीन पर मेज़बान टीम के खिलाफ। उसके बाद 35 नॉट आउट, फिर 29, फिर जिम्बाब्वे जाते हैं, 75 रन्स की नॉट आउट इनिंग्स खेलते हैं। ये उनके वनडे कैरियर का आगाज़ था। उसके बाद 2019 में ऑस्ट्रेलियावी टीम के खिलाफ लगातार ये 3 मैचेस में 2 सेंचुरियाँ करके भी वो टीम से बाहर हुए थे। अब आते हैं T20 फॉर्मेट की बात करते हैं। T20 फॉर्मेट के शुरू के मैचेस में मोहम्मद रिजवान की बैटिंग को कभी सीरियस लिया ही नहीं गया। इस दौरान वो 9वें नंबर पर भी खेले, 8वें नंबर पर भी खेले, 7वें, 6ठे टेल एंडर्स के तौर पर खेलते रहे। ज़्यादा उनकी बैटिंग पर फोकस नहीं था। लेकिन बाद में उन्होंने अपनी जब बैटिंग पर काम किया और उन्हें मौके मिलने लगे, जब 2 सेंचुरियाँ कर डाली, उसके बाद जब T20 फॉर्मेट में उनका कमबैक हुआ, तो दौरा न्यूजीलैंड में चूँकि बाबर आजम अनफिट हो गए थे, फ़खर जमान फीवर की वजह से कोविड-19 चल रहा था, टीम से बाहर हो गए थे, तो मजबूरी के आलम में मोहम्मद रिजवान को ओपनर खिलाया गया और अपने तीसरे ही मैच में 89 रन की धुआंधार इनिंग्स खेली, 10 चौके और 3 छक्के लगाए। उसके बाद जो अगला मैच था साउथ अफ्रीका के खिलाफ होम कंडीशन में, उसमें 104 रन नॉट आउट किए, 6 चौके 7 छक्के लगाए, 162 के स्ट्राइक रेट से खेले। फिर उसके अगले मैच में 51 किए, वो भी साउथ अफ्रीका के खिलाफ लाहौर में। फिर 42 रन किए अगले मैच में। फिर साउथ अफ्रीका के खिलाफ जब जोहान्सबर्ग, यानी कि पाकिस्तान टीम साउथ अफ्रीका गई, तो जोहान्सबर्ग में 74 रन किए नॉट आउट 50 गेंदों पर, 148 के स्ट्राइक रेट से खेले। फिर अगले मैच में 0 पर आउट हुए, लेकिन सेंचुरियन में जो अगला मैच था उसमें 73 रन किए नॉट आउट 47 बॉल पर, 155 का स्ट्राइक रेट रहा। फिर 0 पर आउट हुए, लेकिन उसके अगले मैच में 82 रन किए दौरा जिम्बाब्वे में। फिर इसी टूर में 91 नॉट आउट किए। फिर 63 रन किए इंग्लैंड के खिलाफ, और वो भी नॉटिंघम की पिच पर। फिर उसके बाद अगले मैच में 37, फिर मैनचेस्टर के मकाम पर 76 नॉट आउट किए। फिर यूं सो ऑन उनका कैरियर आगे बढ़ता रहा। ये उनकी कारकर्दगी है। उन्होंने मिन्नतें नहीं की थी, भाई मुझे सपोर्ट करो, मुझसे रन्स नहीं हो रहे। रन्स करके फिर सपोर्ट मांगी थी। रन्स करने के बाद हम जैसे लोग उनके हामी बने थे, यार इस खिलाड़ी ने रन्स किए हुए हैं, इसने परफॉर्म किया हुआ है। अब उसके बाद आते हैं मोहम्मद हारिस के ऊपर। वनडे डेब्यू होता है 2022 में वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ। कहाँ पर? अपनी कंडीशंस में, अपने मुल्क में, वेस्ट इंडीज़ की बॉलिंग लाइन के खिलाफ। पहले मैच में बैटिंग नहीं आती है, दूसरे में सिर्फ 6 पर आउट होते हैं, अगले में 0 पर आउट होते हैं। फिर पाकिस्तान टीम नीदरलैंड जाती है, वहाँ पर 4 रन कर पाते हैं। फिर न्यूजीलैंड की टीम कराची में आती है, 17 रन की नॉट आउट इनिंग्स खेलते हैं, 8 गेंदों पर 1 चौका 1 छक्का लगाते हैं। फिर पाकिस्तान टीम श्रीलंका जाती है, वहाँ पर 3 रन करते हैं। उसके बाद उनका वनडे कैरियर क्लोज कर दिया जाता है कि भाई थैंक यू वेरी मच, अभी आपको बहुत काम करने की ज़रूरत है। उसके बाद आते हैं T20 फॉर्मेट में। यहाँ पर उनका डेब्यू होता है इंग्लैंड के खिलाफ, लाहौर के मकाम पर 7 रन करते हैं। फिर उनका कमबैक होता है T20 वर्ल्ड कप 2022 में, जहाँ पर 28 रन बनाते हैं पहले मैच में साउथ अफ्रीका के खिलाफ, फिर बांग्लादेश के खिलाफ 31, फिर न्यूजीलैंड के खिलाफ 30। बस उसके बाद 8, 6, 15, 1, 0, 0, 11, 41, 2, 11, ये उनकी कारकर्दगी रहती है। लेकिन बांग्लादेश के खिलाफ होम सीरीज़ में वो 31, 41 और 107 रन बनाते हैं। ये उनकी सीरीज़ बेहतर रहती है। लेकिन दौरा बांग्लादेश, जिसमें पहले मैच में 4, दूसरे में 0 और तीसरे में 5 रन करते हैं, ये उनकी कारकर्दगी है। अब मुझे बताएं कि इस कारकर्दगी के साथ किस तरह किसी को सपोर्ट किया जा सकता है। और जो सपोर्ट करते हैं उनकी मैं बात नहीं कर रहा, उनका नेक्स्ट लेवल है, उनके लेवल तक अल्लाह ना किसी को पहुंचाए।
लेकिन मतलब ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट के लिए सिर्फ बैट घुमाना अहम नहीं है। अगर हमने मैचेस जीतने हैं तो हमें परफॉर्म करना पड़ता है, हमें अपनी टीम के लिए खेलने का, टीम के लिए जीतने का जज्बा होना चाहिए। ये नहीं कि मैंने बैट घुमाया आई डोंट केयर, मेरी विकेट जाती है जाए, तो इस तरह क्रिकेट नहीं होती है। और जो उनको सपोर्ट करते हैं वो मुझे लगता है कि बहुत बड़े डैश हैं। लेकिन इसके बावजूद मोहम्मद हारिस की ये जो मैंने कारकर्दगी आपको बताई है, अगर वो परफॉर्म करते हैं तो मैं कसम उठा के कह सकता हूँ हम उनकी सपोर्ट के लिए खड़े होंगे। लेकिन इस तरह सपोर्ट नहीं कर सकते कि सिर्फ किसी एक खिलाड़ी के बॉक्स में हाँ रन्स करें। बांग्लादेश के खिलाफ होम सीरीज में रन्स किए तो मैंने यही कहा कि अगर बांग्लादेश के टूर में, वेस्ट इंडीज़ के टूर में मोहम्मद हारिस ऐसी कारकर्दगी दिखाते हैं तो फिर मोहम्मद रिजवान का चैप्टर क्लोज हो जाएगा, ये मैंने कहा था। हमारा मकसद ये नहीं है कि किसी एक खिलाड़ी ही की सपोर्ट करनी है, हमने सपोर्ट करनी है परफॉर्मेंस की, कि पाकिस्तान टीम के लिए कौन ज़्यादा काम आ रहा है, किसकी कारकर्दगी बेहतर है, बजाय इसके कि अपनी ज़ाती पसंद और नापसंद के लिए यूं करते रहें।